नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः ओनो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे और इसके साथ ही साथ हमने आर्टिकल 20 पढ़ा था, जिसमें गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण दे रखा था। आज जो है दोस्तों हम आर्टिकल 21 से शुरू करने वाले हैं और आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसके माध्यम से हमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों जैसा कि आर्टिकल 20 हमने पढ़ा था कि दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और उससे पहले जो हमने 3 आर्टिकल कंप्लीट किए थे, आर्टिकल 17, 18, 19, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, तो इस क्लास को देखिए। उस क्लास में हमने जो है जब हम आर्टिकल 20 को कंप्लीट कर रहे थे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि व्यक्ति को जो है देश में घूमने का अधिकार है। क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि आप ये बताइए कि विदेश में घूमने का अधिकार है या नहीं, और यदि है तो कौन से आर्टिकल में है। तो दोस्तों आज हम इसको जानेंगे कि विदेश में घूमने का या विदेश में आने जाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? यानी कि इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विधायी प्रक्रिया के उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक कोई भी कानून के तहत क्या नहीं किया जाएगा, उसे उसके प्राणों से या उसके जीवन से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने आपको बताया कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक उसको उसके जीवन के अधिकार से क्या नहीं किया जाएगा, जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। अब जब ये बात आई तो एक मुद्दा उठा कि यदि विधानमंडल द्वारा कोई गलत प्रोसेस अपना ली जाए तो क्या उस व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। जब ये बात मुद्दा उठा तो सबसे पहली बात उठी कि कार्यकारी जो है, कार्यकारी का मतलब हो गया कार्यपालिका। क्या हो गया? कार्यपालिका। हमें इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि कार्यपालिका के जो मनमाने कानून है उससे व्यक्ति के अधिकारों को या व्यक्ति के जीवन के अधिकार को क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब गोपालनवाद आया तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि मनमाने कार्यपालिका जो कानून है उससे तो ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। मनमानी कार्यपालिका के कानून से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन क्या नहीं करता, विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उससे क्या है, संरक्षण प्रदान नहीं करता। यदि विधायिका ने कोई कानून बना दिया, यदि विधायिका ने कोई कानून बनाया
जीवन को छीनने से संबंधित, जीवन को समाप्त करने से संबंधित, तो उसके विरुद्ध क्या नहीं करता, ये संरक्षण प्रदान नहीं करता। क्या नहीं करता? संरक्षण प्रदान नहीं करता। लेकिन इसके बाद मेनका गांधीवाद आया। इसके बाद जो है मेनका गांधीवाद आया। मेनका गांधीवाद आया। दरअसल मेनका गांधीवाद जो है, इसमें कहा गया कि न केवल कार्यकारी कानून, न केवल कार्यकारी कानून, बल्कि उचित एवं न्यायपूर्ण, उचित एवं न्यायपूर्ण विधानमंडल, विधान पर भी क्या किया जा सकता है, विधान के आधार पर क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। क्या है? रोक लगाई जा सकती है। ये हुआ। अब जब गोपालनवाद में ये था, क्या था गोपालनवाद में सिर्फ ये था कि कार्यकारी कानून के खिलाफ जो है संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 21। लेकिन जब मेनका गांधीवाद आया तो उसमें क्या कह दिया गया कि न केवल कार्यकारी कानून बल्कि उचित एवं न्यायपूर्ण विधान के आधार पर क्या किया जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि इसने क्या कर दिया, जो विधानमंडल है, विधानमंडल उसके विरुद्ध भी क्या कर दिया, संरक्षण प्रदान कर दिया। दरअसल भारत में क्या है कि आर्टिकल 21 में जो था वो पहले था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि विधानमंडल जो है अगर कोई प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, कोई नियम कानून बनाता है जीवन छीनने से संबंधित, तो उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। क्या नहीं किया जा सकता? उंगली नहीं उठाई जा सकती, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक होता है विधि द्वारा या विधि की विधिवत प्रक्रिया, विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। अब हमने देखा कि विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया क्या है। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। ये जो है ये है अमेरिकी संविधान में। क्या है? अमेरिकी संविधान में। और ये जो है हमारे भारतीय संविधान में लागू थी। कहाँ थी? भारतीय संविधान में शुरू में लागू थी। लेकिन इससे जो है मेनका गांधीवाद में पलटकर, यानी कि कह सकते हैं गोपालनवाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसे मेनका गांधीवाद में पलट दिया गया और क्या कर दिया गया, उसकी जगह पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह पे क्या कर दिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह पे कर दिया गया विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। यानी कि जो प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है ना, जो विधान बनाया गया है वो भी उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया हो, न कि गलत तरीके से। तो मेनका गांधीवाद में क्या कर दिया गया, उसे विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया कर दिया गया। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो है कि भारत में जो है मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कई और जो है निर्णय भी सुनाए। मेनका गांधीवाद में मेनका गांधीवाद में दरअसल क्या क्या कहा कि आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है। दरअसल मेनका गांधीवाद में कहा कि स्वच्छ
पर्यावरण का स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो थी वो थी कि आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, या हम कह सकते हैं 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, प्रारंभिक शिक्षा शामिल है, और इसके साथ ही साथ प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। जीवन जीने का अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। अधिकार शामिल है। और इसके साथ ही साथ जो है आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें जिससे कि मानव जीवन जो है एक गरिमामयी जीवन बन सके, उससे रिलेटेड है। तो 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सुविधा। जैसे कि यदि मैं इसका एग्जांपल दूं तो यदि किसी व्यक्ति को जो है, यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस पकड़ ले जाती है तो कोर्ट में जब सुनवाई होती है, यदि वो वकील अफोर्ड नहीं करवाता है अपने मनपसंद, तो सरकार जो है उसे उसके मनपसंद वकील को क्या करती है, गवर्नमेंट वकील को अफोर्ड करवाती है। तो ये निःशुल्क क्या है, कानूनी सुविधा है। इसके साथ ही साथ जो है प्रारंभिक शिक्षा के साथ सूचना का अधिकार, किसका, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब आया, आरटीआई एक्ट 2005 में। कब आया, 2005। आरटीआई एक्ट के थ्रू एक भारतीय नागरिक होने के नाते उस नागरिक को कि हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, सरकार की योजनाएं क्या हैं, उस योजना पर कितना व्यय हो रहा है, ये सब क्या है, जानने का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार जो है आरटीआई एक्ट 2005। इसके साथ ही साथ जो है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। क्या, विदेश यात्रा का अधिकार। तो जो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि विदेश यात्रा का अधिकार किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 21 में है, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 19 देता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार, और आर्टिकल 21 देता है आप विदेश में जाने और पुनः भारत में लौटने का अधिकार। तो ये है आर्टिकल 21। क्या है आर्टिकल 21, क्या है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको, इसके साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अकेले रहने का अधिकार, राइट टू बी अलोन, और भी बहुत सारे, जिससे कि मानव का जीवन जो है गरिमामयी बन सके। मानव जीवन क्या है, गरिमामयी बन सके। यदि आपसे पूछे कि मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार किस आर्टिकल में है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार
किस आर्टिकल में है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? तो ये भी आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 21 में। क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार भी देता है। क्या देता है? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी ये किस बाद में आया? निजता का अधिकार जो है पुत्तु स्वामी बाद में आया था। किस में आया था? पुत्तु स्वामी बाद। इसे जो मैंने लिखाया है पुत्तु स्वामी बाद, इसे अच्छे से नोट्स बना के ब्लैक पेन से अच्छे से नोट्स बनाइए, और ये जो पुत्तु स्वामी है इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि निजता का अधिकार किस बात के तहत शामिल किया गया। तो निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में ही शामिल है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि विदाउट, अब जो बात कही गई है मेनका गांधी के बाद, कि विधि की विधिवत प्रक्रिया के सिवाय, विधि की विधिवत प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा? उस व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जब ये बात आया, अब इसके जो है आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है वो पहली चीज, आपातकाल के समय क्या नहीं होता? आपातकाल के समय समाप्त नहीं होता। ठीक है, समाप्त नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ये नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी क्या है? अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध है। दूसरी चीज, और इसके साथ ही आर्टिकल 21 जो है वो गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, हमने आर्टिकल 21 जो है डिटेल में पढ़ा कि दरअसल आर्टिकल 21 है क्या, और आर्टिकल 21 के तहत जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब कि प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 देता है। आपके निजता का अधिकार किसमें है? इसमें है, आर्टिकल 21 में। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल 19 के 1 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है? आर्टिकल 21, इसमें क्या दिया गया है? आपके प्राइवेसी, आपकी राइट टू प्राइवेसी। तो हमने देखा कि दरअसल राइट टू प्राइवेसी किसमें दी गई है? आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 जो है वो न तो आपातकाल के समय समाप्त होता है, और आर्टिकल 21 जो है वो नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या? आर्टिकल 21। अब इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो शिक्षा का अधिकार बात कही गई थी, शिक्षा के अधिकार की बात, कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। क्या है? शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जब शिक्षा के अधिकार की बात की गई तो इसमें कहा, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट 2002। किसमें? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इसके साथ ही कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के
कि जो 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चे हैं, राज्य क्या करेगा, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगा। निःशुल्क शिक्षा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये है आपका शिक्षा का अधिकार। मैंने आपको बता दिया आरटीआई 2005 में आया था। आपको सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ, या राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ 2005 में। ठीक है, इसे बोलते हैं आरटीआई। क्या बोलते हैं, आरटीआई। राइट टू एजुकेशन ये हुआ था 2009 में। कब, 2009 में। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, वो है आर्टिकल 22। क्या है, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। क्या कहता है, गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या, संरक्षण। अब देखिए ये इसका क्या मतलब है। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। पहले हमें समझना पड़ेगा कि दरअसल गिरफ्तारी से या हिरासत से क्या मतलब है। दरअसल हिरासत से क्या मतलब है, तो हिरासत जो है दो तरह की होती हैं। क्या है, हिरासत जो है दो तरह की होती हैं। हिरासत जो है कितने तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी, पहली तो होती है दंड विषयक, पहली, और दूसरी होती है निवारक निरोध। देखिए अब इन दोनों में अंतर समझिए कि जो दंड विषयक हिरासत होती है ये कब दी जाती है, और जो निवारक निरोध हिरासत होती है वो कब दी जाती है। दरअसल जो दंड विषयक हिरासत होती है ये तब दी जाती है जब व्यक्ति को अदालत में क्या कर दिया गया हो, अपराधी घोषित कर दिया गया हो। अदालत में क्या कर दिया गया हो, अपराधी घोषित कर दिया गया हो। अपराधी घोषित कर दिया गया हो, यानी कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया हो, उस व्यक्ति ने अपराध कर चुका हो। अपराध यानी अपराध करने के बाद क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को दंड विषयक हिरासत में लिया जाता है। और जो निवारक है उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अपराध करने से पूर्व, यानी कि पुलिस को लग रहा हो कि ये ग्रुप जो है या ये व्यक्ति जो है किसी कृत्य को या गलत कृत्य को अंजाम दे सकता है, तो उसे शक के आधार पर जब उठा लेते हैं तो उसे बोलते हैं निवारक हिरासत। तो यानी कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। शक के आधार पर हिरासत में, ठीक है, यानी कि शक के आधार पर यदि हिरासत में लिया जाता है
तो इसे बोलते हैं निवारक हिरासत। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भविष्य में ऐसा कृत्य न करने की चेतावनी देना इसका मुख्य मकसद होता है। भविष्य में ऐसा कृत्य न करना, न करने की चेतावनी देना। ठीक है, यानी कि अपराध करने से पूर्व उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, अपराधी घोषित कर दिया जाता है, या फिर शक के आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है, या भविष्य में ऐसा कृत्य न करने की चेतावनी देना क्या है, निवारक अनुरोध का क्या है, मोटिव है। तो हमने समझा कि दरअसल हिरासत दो प्रकार की होती है, एक दंड विषयक और एक निवारक अनुरोध। अब इसके बाद जो है हम समझेंगे कि साधारण कानून और जो दंड विषयक कानून होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। कि साधारण कानून और दंड विषयक कानून। साधारण कानून और दंड विषयक कानून। दंड विषयक कानून, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो साधारण कानून होता है उसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी की जो सूचना होती है, क्या होती है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे बताया जाता है, गिरफ्तारी का आधार बताया जाता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस व्यक्ति को जो है क्या होता है, मनपसंद वकील से सलाह, मनपसंद वकील से सलाह और संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि वो व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत क्या कर देना चाहिए, प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो साधारण कानून में दरअसल व्यक्ति को ये अधिकार मिले होते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसे गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति को जो है मनपसंद वकील से सलाह लेने का और संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपलब्ध कराया जाना या सम्मुख पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दंडाधिकारी होता है, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त अनुरोध दिए 24 घंटे में क्या किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या कर दिया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। बिना अतिरिक्त दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त दंड दिए, बिना अतिरिक्त दंड के अलावा क्या कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है।
ये होता है साधारण कानून। साधारण कानून के तहत जो है, यदि हम बात करें, एक विदेशी व्यक्ति और एक निवारक, विदेशी व्यक्ति और एक जो निवारक निरोध के अधिनियम गिरफ्तार व्यक्ति होता है, क्या होता है, निवारक निरोध के अधिनियम के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, उनको ये अधिकार क्या नहीं होते हैं, या उनको इनके तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं उनको ये अधिकार प्रोवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। अब दंड विषयक कानून, अब हम यदि बात करें कि दंड विषयक कानून का क्या मतलब है, यानी कि ये जो दंड विषयक कानून है, सबसे पहले हम देखें कि नागरिकों के साथ साथ जो है, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रोवाइड होता है। ठीक है। इनको नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को। अब ये जो है, इसमें कहा गया है कि हिरासत 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। क्या है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, पहली चीज। अब जो है, इस 3 माह की जो कैटेगरी है, इसे कर दिया गया है 2 माह। कितना कर दिया गया है, 2 माह। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44th अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है। लेकिन अभी ये लागू नहीं हो पाया, अभी भी 3 माह चल रहा है। तो पहला है कि ये जो है नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है दंड विषयक कानून के तहत, उस व्यक्ति की हिरासत जो है 3 माह से अधिक जो है नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि 3 माह से अधिक बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसके जो मेंबर होते हैं वो हाई कोर्ट के क्या होते हैं, जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। तो हमने देखा पहला पॉइंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। यानी कि इसमें भी क्या होता है, गिरफ्तारी का जो आधार है, निरोध का आधार है, व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। क्या है, बताया जाना चाहिए, पहली चीज। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध आप प्रतिवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिवेदन कर सकते हैं। निरोध के आदेश के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, प्रतिवेदन कर सकते हैं, प्रतिवेदन कर सकते हैं, विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकते हैं। तो ये है दंड विषयक कानून और ये है साधारण कानून। साधारण कानून के तहत विदेशियों को और ये निवारक को, इन दोनों को क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, या कह सकते हैं कि ये अधिकार प्राप्त नहीं होते, इनके लिए ये अधिकार हैं। और दंड विषयक कानून के तहत क्या है, ये अधिकार मिले हुए हैं। तो आर्टिकल जो है 22 जो है ये कहता है, तो सरकार ने जो है, संसद को शक्ति मिली हुई है निवारक निरोध से संबंधित जो है,
निवारक निरोध से संबंधित शक्ति जो है या कानून बनाने की शक्ति जो है वो विधानमंडल को अलग से और संसद को अलग से मिली हुई है। क्या है? संसद को अलग से मिली है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ कानून बनाए जैसे कि पहला है आतंकवाद निवारण अधिनियम। क्या है? आतंकवाद निवारण अधिनियम। इसे हम पोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटा। ठीक है, आतंकवाद निवारण अधिनियम। इसके बाद जो है आतंकवाद निवारण अधिनियम, ये जो है 2001 या 2 में लाया गया था और इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बनाया था सरकार ने, इससे पहले बनाया था एक जो महत्वपूर्ण है, नासा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसे बोलते हैं हम नासा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। कितने में? 1980 में। तो ये संसद ने कुछ कानून बनाए जो पूछ लिए जाते हैं कि पोटा कब पारित हुआ या पोटा किससे संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ ही जो है हमारा आर्टिकल जो है 22 खत्म होता है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23। क्या है? आर्टिकल 23, जहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं किया जाएगा? शोषण नहीं किया जाएगा। दरअसल शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और किस में है? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 में स्पेशली दे रखा है, आर्टिकल 23 जो है वो उसमें स्पेशली दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध। क्या? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मतलब दो टर्म समझने हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या है और बलात्कार क्या है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है और बलात्कार क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि मानव दुर्व्यापार से क्या मतलब है। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, तो मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि महिलाओं, बच्चों और पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की महिलाओं
बच्चों, पुरुषों की वस्तुओं के समान, वस्तुओं के समान खरीद फरोख्त, क्या? खरीद फरोख्त। पहली चीज। दूसरी चीज है महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेलना, क्या? वेश्यावृत्ति में ढकेलना। महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेलना। वेश्यावृत्ति में ढकेलना। और जो हम नेक्स्ट बोल सकते हैं वो हम बोल सकते हैं कि किसी भी देवदासी या दास प्रथा का, देवदासी या दास प्रथा का, देवदासी या दास प्रथा का प्रचलन या उसको बढ़ावा देना, तो आर्टिकल जो 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, तो हमने उसके तहत समझा कि मानव दुर्व्यापार किसे कहते हैं। तो मानव दुर्व्यापार जो कहते हैं वो है कि किसी भी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को वस्तुओं के समान खरीद फरोख्त करना, उनकी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेलना, या फिर देवदासी या दास प्रथा का प्रचलन या उनको बढ़ावा देना। ये है मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य। अब हम समझाएंगे कि बलात्श्रम क्या है, बलात्श्रम किसे बोलते हैं। तो बलात्श्रम जो है, बलात्श्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, बलात्श्रम का तात्पर्य है कि आप बेगार तो समझते ही होंगे। बेगार प्रथा मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के या बिना किसी मजदूरी के क्या करते हैं, आपसे क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करवाना क्या है, बलात्श्रम है। पहली चीज बेगार। बंधुआ मजदूरी, क्या? बंधुआ मजदूरी। अब देखिए, बलात्श्रम का एक रूप ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से ग्रस्त है, यानी कि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक नहीं है, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम यदि उसे वेतन देते हैं, तो ये भी बेगार का एक रूप है, बलात्श्रम का एक रूप है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि बलात्श्रम जो है एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे देना, आर्थिक अभाव की वजह से, तो ये क्या है, ये भी बेगार का एक रूप है। तो हमने आर्टिकल 23 देखा। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार यानी कि वस्तुओं की खरीद फरोख्त, यानी कि जो महिलाएं झांसे में आ जाती हैं उनको विदेशों में भेज दिया जाता है, उनकी खरीद कर दी जाती है, तो ये सब क्या है, वस्तुओं के समान क्या है, खरीद फरोख्त। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम यानी कि बेगार, बंधुआ मजदूरी, किसी का नाजायज फ़ायदा उठा के
या किसी की आर्थिक जो कंडीशन है वो ख़राब है और उसका फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, न्यूनतम मजदूरी से क्या करते हैं, कम पैसा अदायगी करते हैं। तो ये सब क्या है, बलात्श्रम है। तो इस पर प्रतिषेध किया गया है। क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 जो है, सर वीडियो पॉज हो सकता है क्या? आर्टिकल 24 जो है अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कारखानों या जो परिसंकटमय बालकों का निषेध, दरअसल यहाँ पे जो बालकों की परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के नहीं होने चाहिए। कितने, 14 वर्ष से कम उम्र के नहीं होने चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के क्या नहीं होने चाहिए, बच्चे। उन्हें कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, कारखानों, फैक्ट्रियों। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे स्थल या ऐसे स्थान जहाँ पे जोखिम भरा या जोखिमपूर्ण स्थल हो। आर्टिकल 24 ऐसा कहता है। आर्टिकल 24 में ये बात नहीं कही गई है कि यदि कोई काम ऐसा है जिसमें जोखिम नहीं है तो उसमें हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगा सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि कोई कार्य जो है वो जोखिमपूर्ण नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। इसका एक अपवाद ये भी है कि राज्य जो है बच्चों से क्या कर सकता है, बच्चों से सेवाएं ले सकता है। और इसके साथ ही साथ लेकिन राज्य को इस आधार का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जातिगत, धार्मिक और वर्ग इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम विदा लेते हैं। तो आप बने रहिए ओनो स्टडी के साथ और ओनो स्टडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।